मोतिहारी पुलिस की एक अनोखी पहल इन दिनों पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। एसपी स्वर्ण प्रभात की अगुवाई में शुरू की गई स्मार्ट पाठशाला अब पुलिस ट्रेनिंग की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। खास तौर पर नए भर्ती हुए सिपाहियों के लिए शुरू की गई इस पाठशाला में उन्हें भीड़ नियंत्रण, साइबर अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे जटिल मुद्दों से निपटने की आधुनिक ट्रेनिंग दी जा रही है। मोतिहारी पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात का कहना है कि अब अपराध की प्रकृति बदल चुकी है। जहां पहले पारंपरिक अपराध ज्यादा होते थे, वहीं अब साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, डिजिटल ठगी और भीड़ द्वारा की गई हिंसा जैसी घटनाएं आम हो गई है। इन्हें काबू में लाने के लिए पुलिस को भी स्मार्ट और टेक्नोलॉजी से लैस बनना जरूरी है। इसी सोच के तहत इस स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है। मोतिहारी की यह स्मार्ट क्लास पूरी तरह से वातानुकूलित है, जिसमें प्रोजेक्टर, डिजिटल डिस्प्ले, ऑडियो विजुअल सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। यहां पुलिसकर्मी आराम से बैठकर नई तकनीकों और कानून व्यवस्था से जुड़ी जानकारी हासिल कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह ट्रेनिंग न सिर्फ ज्ञानवर्धक है, बल्कि फील्ड में सीधे तौर पर लागू करने लायक भी है। स्मार्ट पाठशाला में भाग लेने वाले सिपाही भी इसे एक बेहतरीन अनुभव बता रहे हैं। उनका कहना है कि फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ इस तरह की सैद्धांतिक और टेक्निकल ट्रेनिंग से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। अब वे सड़क पर जाम, उपद्रव, मॉब लिंचिंग जैसे घटनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। पहले नए सिपाहियों को केवल फिजिकल ट्रेनिंग देकर फील्ड में भेज दिया जाता था, जिससे उन्हें नई चुनौतियों से निपटने में कठिनाइयां होती थी। लेकिन अब एसपी स्वर्ण प्रभात की स्मार्ट क्लास इन कमियों को पूरा कर रही है। मोतिहारी की यह पहल अब पूरे बिहार के लिए एक मॉडल बन चुकी है। खबर है कि जल्द ही राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसी ही स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार की पुलिस व्यवस्था पूरे देश के लिए मिसाल बन सकती है। यह स्मार्ट पाठशाला सिर्फ पुलिसकर्मियों को नहीं, बल्कि आम जनता को भी लाभ पहुंचाएगी। जब पुलिस तकनीकी रूप से सशक्त और जानकार होगी तो कानून व्यवस्था बेहतर होगी, अपराधियों में डर का माहौल बनेगा और लोगों का पुलिस पर भरोसा और भी मजबूत होगा। मोतिहारी जिला अंतर्गत आज मोतिहारी पुलिस लाइन में 552 जो नवनियुक्त प्रशिक्षु सिपाही आए हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए आज एक स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया गया और सभी प्रशिक्षित सिपाहियों को आज ब्रीफिंग दी गई है। और ये जो क्लासरूम है, ये जो पाठशाला है, ये नए भर्ती हुए पुलिसकर्मियों के लिए चलाई जा रही है। इसमें भीड़ नियंत्रण, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, मॉब लिंचिंग और भीड़ नियंत्रण जो नई नई चीज़ें आई हैं पुलिस के लिए, जो चैलेंज बनते जा रहा है, इससे संबंधित जो है इन अपराधों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस नई पहल का जो उद्देश्य है कि पुलिस व्यवस्था को ज़्यादा सक्षम बनाना और ज़्यादा स्मार्ट बनाना है। हमारे सिपाही स्मार्ट रहेंगे, स्मार्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी जो है स्मार्ट पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको धरातल पर उतारा जा सकता है। ये जो क्लासरूम है, इसमें एसी की व्यवस्था की गई है, साथ ही प्रोजेक्टर्स, डिजिटल बोर्ड्स और अच्छे साउंड सिस्टम, ये सारी चीज़ें की व्यवस्था की गई है ताकि उनको आधुनिक तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके, प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके। और करीब 20 इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, अच्छे जो इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक के पदाधिकारी हैं, उनको एज इंस्ट्रक्टर भी नियुक्त किया गया है, जो कि सिपाहियों को प्रशिक्षण देंगे। और समय समय पर हम लोग उनका टेस्ट भी लेंगे ताकि वो जो 1 साल के बाद जब ये यहाँ से पास करके जाए तो एक बेहतर और स्मार्ट और अनुशासित और प्रशिक्षित सिपाही की तरह वो जाए, और ताकि बिहार पुलिस में जब उनको हम लोग इंडक्ट करें तो जो है उनका जो अच्छे से यूटिलाइज हो पाए और अच्छे से हम उनसे काम ले पाए। धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष गप्पू राय ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार सरकार के कई विभागों ने 70,877 करोड़ रुपए की राशि का अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी नहीं दिया है। गप्पू राय ने इसे एक महाघोटाला करार देते हुए सीधे सीधे सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि सीएजी की फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कुल 49,649 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि यह भारी भरकम राशि कहां और कैसे खर्च हुई, इसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। गप्पू राय ने कहा कि बिहार में पुल, बिजली, रोजगार, स्कूल और स्वास्थ्य जैसी योजनाएं सिर्फ कागजों पर पूरी हो रही है, जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में नीतीश सरकार की कथित विकास गाथा की असलियत सामने ला दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी राशि का हिसाब न देना सरकारी वित्तीय अनुशासन की खुलेआम धज्जियां उड़ाना है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ
तत्काल कड़ी जांच और कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी चेताया कि अगर सरकार कार्रवाई करने में पीछे हटती है तो कांग्रेस कमेटी सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेगी। गप्पू राय ने कहा कि यह मामला सिर्फ वित्तीय अनियमितता का नहीं है बल्कि जनता के साथ विश्वासघात का है। उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को जनहित में सार्वजनिक करने की मांग की और इस घोटाले की जांच न्यायिक आयोग या सीबीआई से कराने की मांग की। बिहार सरकार के द्वारा, डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो मनमानी ढंग से जो बिहार का दोहन किया जा रहा है और बिहार में जो सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका स्पष्ट अभी के समय में सीएजी का जो रिपोर्ट आया है इससे हो चुका है। यह 70,877.61 करोड़ का जो अभी तक विभिन्न विभागों में, जिसमें सभी विभाग हैं, पंचायती राज से लेकर ग्रामीण विकास से लेकर शहरी विकास से लेकर जो हैं, इसमें 71,000 करोड़ का जो अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है सीएजी के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो जमा नहीं किया गया है और ये लगभग बहुत पुराने समय से लंबित है। यह स्पष्ट दिखा रहा है कि डबल इंजन की सरकार अपदस्थ हो चुकी है। खर्च का ब्यौरा भारत सरकार को नहीं दे पा रही है। जहाँ से पैसा है उस विभाग में समुचित ढंग से उसका समायोजन नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट रूप से यह दिखाता है, परिलक्षित करता है कि बिहार सरकार के कर्मचारी, पदाधिकारी और मंत्री के द्वारा मिलकर साजिशन इस पैसे की उगाही निकालकर अपने निजी स्रोतों को डेवलप करने के लिए अपने निजी कार्यों में कर लिया गया है। और आपका ध्यान हम पुनः इस चल रही व्यवस्था में एक बार और बताना चाहेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो मनरेगा जैसे इम्पोर्टेंट योजनाएं जो डीआरडीए के द्वारा संचालित होती थी, पहले डीआरडीए बिहार में बनाया गया, जो भारत सरकार की योजना जैसे इंदिरा आवास और मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करेगी। भारत सरकार का एक पत्र जो अभी आपको हमने दिया, 1/4/2022 से डीआरडीए को डिफंग कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको भी पद को समाप्त कर दिया गया। और यह कहा गया कि 1/4/2022 से डीआरडीए ने जो खर्च किया है उसका समायोजन कर भारत सरकार को इसका जो रिपोर्ट दे, किस मद में क्या खर्च किए, और 1/4/2022 से यह पैसा जिला परिषद में एक अकाउंट खोलकर और सेपरेट ढंग से खर्च करे। यह उजागर इस बात से भी स्पष्ट हो रहा है कि 31/3/2022 तक का खर्च चूँकि इनके पास है ही नहीं कि इन्होंने किस मद में क्या खर्च किया। डीआरडीए के पैसा का इन्होंने अपने मन मुताबिक विभिन्न विभागों में ट्रांसफ़र करके और विभिन्न पदाधिकारियों के ऐशो आराम में जो खर्च किया सो ये नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए ये अकाउंट 31/3/2022 तक बंद नहीं कर और 1/4/2022 में भारत सरकार का पैसा और भारत सरकार इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो जिला परिषद में इसका अकाउंट खुलकर और वहाँ से खर्च होना, ये अकाउंट नहीं ट्रांसफ़र हो पाया है। ये सब जो अभी 71,000 करोड़ की बात है, ये 71 लाख करोड़ की घोटाला आएगी अगर सभी बातों को हम लोग देख रहे हैं और इसको सामने लाकर हम लोग पब्लिक के बीच में डालेंगे। जो मंत्री और मौजूदा डबल इंजन सरकार और पदाधिकारियों के स्वतंत्रता से, इन लोगों के मिली भगत से जो सरकारी पैसा, जो पब्लिक के कर की पैसा है, पब्लिक के दिए हुए टैक्स की पैसा है, इसका मनमानी ढंग से ये लोग खर्च कर रहा है। और ये अगर ये लोग रिपोर्ट नहीं देते और सही इसका संयोजन नहीं करते हैं और सही उपयोग कर इसका पैसे का यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट, रोजगार डेवलपमेंट में खर्च नहीं होता है, तो कांग्रेस और महागठबंधन बैठी नहीं रहेगी। इसका आंदोलन प्रारंभ हो चुका है और ये सड़क से सदन तक जाएगा और एक एक जनता को, बिहार के एक जनता को बताया जाएगा जिस ढंग से नीतीश जी का कंट्रोल सरकार से और लोकतंत्र से समाप्त हो चुका है और अफसरों और कुछ मनचाहे मंत्रियों के द्वारा ये पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। इसी का हम लोग पब्लिक के बीच में मैसेज ले जाने के लिए और सबको आगाह करने के लिए इस बात के लिए आप लोग बुलाए हैं और आप लोगों को अभी यही बताना है। और दूसरा, आप देख रहे होंगे अभी वोटर लिस्ट जो आ रहा है, इसमें हमारे जितने भी ये लोग हतोत्साहित हो चुके हैं, इन्होंने जो गलती की, घोटाला की और पब्लिक के बीच में जो उनका गलत मैसेज है, इसको दबाने के लिए
और महागठबंधन के वोटर को जानबूझकर वोटर लिस्ट से अलग, वोट से अलग कर कम से कम एक विधानसभा में 5-10 हज़ार वोट जो निर्णायक वोट होता है उतना वोटर की संख्या अलग कर, इन लोगों का जो भी मकसद है, इस मकसद को भी हम लोग पूरा नहीं होने देंगे और लड़ाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है, होती रहेगी। इसी बात के लिए आपको बुलाकर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मोतिहारी के नगर भवन में शनिवार की शाम संगीत प्रेमियों के लिए बेहद खास और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां भारत के महान पार्श्व गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी की स्मृति में एक शाम रफ़ी के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। रफ़ी साहब की याद में आयोजित इस संगीतमयी शाम में सैकड़ों की संख्या में दर्शकों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, उप मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, अनिल कुमार वर्मा, इवलिंग विनय, अभय अनंत समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और फिर मोहम्मद रफ़ी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का सफल आयोजन मुमताज आलम, मंजीत प्रकाश और संजय ठाकुर के संयुक्त प्रयास से हुआ। मीडिया प्रभारी की भूमिका में गुलरेज शहजाद नजर आए। कार्यक्रम की पहली संगीतमय प्रस्तुति मंजीत प्रकाश ने दी, जिन्होंने मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो और नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार जैसे रफ़ी साहब के अमर गीतों को खूबसूरती से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एक से बढ़कर एक कलाकारों ने मंच से मोहम्मद रफ़ी को सुरों की श्रद्धांजलि दी, जिसमें मंजीत प्रकाश, नवीन प्रकाश, प्रतिष्ठा आचार्य, राजेश झा, केशव कृष्णा, अनुराग केसरी, मनीष सिन्हा और तैयब आलम जैसे कलाकार शामिल थे। कार्यक्रम के मंच संचालन की कमान संभाली उद्घोषक राजदीप निराला ने, जिन्होंने पूरी शाम को भावनात्मक और संगीतमय अंदाज में जोड़े रखा। यह कार्यक्रम न सिर्फ एक संगीतमय श्रद्धांजलि था, बल्कि रफ़ी साहब के अमर गीतों के जरिए उनके योगदान को याद करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने की एक शानदार कोशिश भी साबित हुआ। पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था अब और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी होने जा रही है, क्योंकि रामगढ़वा थाना अब नए और अत्याधुनिक भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस नवनिर्मित थाना भवन का उद्घाटन बड़े ही विधिवत तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत गृह प्रवेश पूजा से हुई, जिसमें पंडित सत्येंद्र मिश्र ने पूजा अर्चना करवाई और वैदिक रीति रिवाजों के साथ भवन को शुभारंभ के लिए तैयार किया। इस अवसर पर थाना प्रभारी राजीव कुमार शाह स्वयं पूजा पर बैठे। पूरे विधि विधान से इस नए अध्याय की उन्होंने शुरुआत की। नया थाना भवन न सिर्फ दिखने में आकर्षक है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी आधुनिकता और सुविधा संपन्नता, जिसमें पुलिस बल के लिए अलग अलग कार्यालय कक्ष बनाए गए हैं। साथ ही मीटिंग रूम, पुरुष हाजत, महिला हाजत और अन्य आवश्यक कक्षों की भी समुचित व्यवस्था की गई है। यह भवन अब न केवल पुलिस कर्मियों को सुचारू रूप से काम करने की सुविधा देगा, बल्कि आम जनता के लिए भी एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह के दौरान रामगढ़वा थाना परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। उपस्थित लोगों में एसआई कृष्णा कुमार, अजीत सिंह, सुमित कुमार, जिला पार्षद पति कमरुद्दीन मंसूरी, डॉक्टर प्रहस्त्र कुमार, मुखिया अशोक सिंह सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इन सभी ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए पुलिस विभाग की इस उपलब्धि की सराहना की और उम्मीद जताई कि इस नए भवन के साथ साथ क्षेत्र में कानून व्यवस्था भी और मजबूत होगी। निश्चित रूप से रामगढ़वा थाना का यह नया रूप प्रशासनिक व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करता है। इससे न सिर्फ पुलिसकर्मियों की कार्यशैली में सुधार आएगा, बल्कि आम नागरिकों को भी त्वरित और सुगम न्याय प्रक्रिया का अनुभव होगा। चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर एक बार फिर युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का उत्सव युवा चंपारण महोत्सव 4.0 का भव्य आगाज हुआ। शुक्रवार की सुबह गांधी मैदान में शुरू हुए इस मैराथन दौड़ ने पूरे शहर में जोश का माहौल कायम कर दिया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन महोत्सव के महासचिव और विशिष्ट अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। मैराथन रूट गांधी मैदान से शुरू होकर हॉस्पिटल रोड, गांधी चौक, मीना बाजार होते हुए गांधी संग्रहालय तक पहुंचा और इस दौरान युवाओं का उत्साह देखने को बन रहा था। सीनियर कैटेगरी में नीरज कुमार ने पहला स्थान, रोहित कुमार ने दूसरा और प्रकाश गिरी ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं जूनियर कैटेगरी में सुशील कुमार प्रथम, अनुभव कुमार द्वितीय और प्रिया कुमारी तृतीय स्थान पर रही। इसके अलावा टाउन हॉल में ड्राइंग, क्विज और शतरंज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। शतरंज में अंशिका और वर्षा रानी ने जीत हासिल की। महोत्सव समिति के अध्यक्ष आकर्ष कुमार तिवारी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य चंपारण के प्रतिभावान युवाओं को एक मंच देना है, जिससे वे अपनी कला और हुनर को समाज के सामने रख सके। उन्होंने सभी प्रतिभागियों
के जोश और जुनून की सराहना की। आपको बता दें कि महोत्सव के दूसरे दिन साइकिल रेस और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और 3 अगस्त को सभी विजेताओं को एक भव्य सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने में समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक सिंह सूर्या, उपाध्यक्ष अंकित कुमार सिंह, महासचिव अमिता निधि, सचिव प्रबोध पाठक, सुरक्षा प्रमुख हिमांशु दुबे, मीडिया प्रभारी विशाल कुमार, अमन कुमार, विशाल पांडे, रोशन कुमार, सनी कुमार और शिवम कुमार की सक्रिय भूमिका रही।